नमस्कार, एकल भारत के खास कार्यक्रम स्पॉटलाइट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। हमारे खास कार्यक्रम स्पॉटलाइट में हम आपको मिलवाते हैं ऐसे व्यक्तित्व से जिसने समाज के विकास में बहुत सारे काम किए हों, लेकिन पर्दे के पीछे। तो आज स्पॉटलाइट में हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बीएलएसपी के राष्ट्रीय महामंत्री राजीव अग्रवाल जी। स्पॉटलाइट की लाइट पड़ी है राजीव अग्रवाल पर, उनसे हम बातचीत करेंगे, लेकिन उनके सफर की एक झलक आपको हम पहले दिखा देते हैं। एक सोच कैसे क्रांति में बदल सकती है और क्रांति कब ज्वाला बन जाए, ये किसी को नहीं पता होता। ऐसी ही एक सोच ने राजीव अग्रवाल जी के जीवन को बदल दिया। 37 साल तक बैंकिंग सेक्टर में काम करने के बाद भी उन्हें अपने जीवन में कुछ अधूरा सा लगता था, मानो जीवन का उद्देश्य अभी पूरा नहीं हुआ है। समाज में बदलाव कैसे लाया जाए, शुरुआत कैसे की जाए उत्थान के लिए। जब राजीव अग्रवाल ने समाज में कुछ बदलाव लाने के लिए ठानी, समाज में बदलाव लाने के लिए रास्ते अनेक थे, लेकिन सबसे पिछले पंक्ति के लोगों तक कैसे पहुंचा जाए, सवाल ये भी बड़ा था। इन्हीं सब सवालों के जवाब तलाशते हुए वो एकल पहुंचे। साल 2017 में वो एकल से जुड़े और सोच वही थी, कैसे शिक्षा का विस्तार किया जाए, वो भी वनवासी क्षेत्रों में। शिक्षा को कैसे पहुंचाया जाए, इन सबको सुलभ कैसे बनाया जाए। राजीव अग्रवाल जी, जिनका जन्म 7 मार्च 1957 को हुआ था, शिक्षा दीक्षा दिल्ली में ही पूरी हुई। दिल्ली विश्वविद्यालय से बीएससी, एलएलबी और उसके बाद एमबीए की पढ़ाई की। फिर बैंकिंग सेक्टर में नौकरी की। 37 साल तक बैंक में सेवा देने के बाद जब दूसरा अध्याय शुरू हुआ, तो मानो वो हुआ जो राजीव जी शुरू से चाहते थे। राजीव अग्रवाल जी खुद ये मानते हैं कि ये जीवन का सही पथ है और अब वो सही सफर पर हैं, अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए, समाज में सेवा करते हुए और इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए। और आज वो बीएलएसपी के राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। अब एकल ही उनका आज है और इसकी सेवा ही उनका धर्म है। राजीव अग्रवाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम स्पॉटलाइट में। जैसे कि हमने देखा कि 37 साल तक आप बैंकिंग सेक्टर में थे, लेकिन फिर अचानक से समाज सेवा का जो विचार है वो कैसे आया, कैसे आप इस सेक्टर में आ गए? एक्चुअली बैंक के अंदर कैरियर था और जैसा कि मिडिल क्लास में ये होता है कि कोई ना कोई जॉब में अगर बिजनेस नहीं है तो उसमें जाना होता है। तो बाय गॉड ग्रेस मैं बैंक में लग गया, प्रोविजनल ऑफिसर, और पूरे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में मेरा पोस्टिंग रहा। बॉम्बे में मैंने ज्वाइन करा और बॉम्बे से ही रिटायरमेंट। तो इस ड्यूरेशन में सब मन मस्तिष्क पूरा तन सब चीज बैंक के हवाले था और बैंक ही हमारे लिए जीवन था। ये हमारा बैंक में ही जीवन चला। इस तरीके से 37 साल गुजर गए और पता नहीं लगा कि अब जब रिटायरमेंट पास में आई तब ये लगा कि अब क्या, ये क्वेश्चन मार्क सामने दिमाग में आया। सब कुछ ठीक रहा बैंक में, लेकिन उस क्वेश्चन को लेके 2 विकल्प आए। या तो आफ्टर रिटायरमेंट बैंक से रिलेटेड ही, क्योंकि मेरा ऑडिट के अंदर बड़ा एक्सपीरियंस था, बहुत मेरा अनुभव रहा, और उसके अंदर मैंने ये सोचा कि ऑडिट के अंदर भी मेरे को बहुत स्कोप है, क्योंकि मैं जीएम रिटायर हुआ था और मैंने 5-6 साल एज ऑडिट में ही काम किया था। एज जीएम भी ऑडिट में काम करा 3 साढ़े 3 साल। तो उससे ये था कि मेरी डिमांड ऑडिट फर्म्स में बहुत अच्छी रहेगी, ऐसा मेरा विश्वास था। दूसरा, मैंने क्योंकि लॉ ग्रेजुएट हूँ मैं, तो मैंने रजिस्ट्रेशन कराया बार काउंसिल में दिल्ली में, और सोचा कि चलो, नहीं तो क्योंकि एडवोकेट की तरीके से मुझे लोग इनवाइट कर रहे थे, मैंने सोचा चलो एडवोकेट बनेंगे, कुछ
लॉ में कैरियर निकालेंगे और आफ्टर पोस्ट रिटायरमेंट ये भी एक विकल्प हो सकता है। तो ये कैरियर का विकल्प था। लेकिन मेरे दिमाग में दूसरी एक बात है, वो ये बात थी कि दो चीजें होती है, ड्यूटी एंड कर्तव्य, ड्यूटी एंड सर्विस, सेवा। तो कर्तव्य और सेवा, कर्तव्य क्या है कि परिवार के लिए, अपने लिए आदमी ड्यूटी होती है कि ये करना है, तो परिवार को पालना है, खुद को अपने को स्टैंड करना है हर तरीके से। तो वो जो चीज़ थी वो ड्यूटी मेरी पूरी हो चुकी है। तो मुझे ऐसा लगा कि ये फिर इस साइकिल में जाना वो ठीक नहीं है और सेवा की उसमें जाना चाहिए। और सेवा जो है ना, अब हमारा उद्देश्य लाइफ का सेवा होना चाहिए, क्योंकि जैसे कि हमारे यहाँ 4 आश्रम भी हैं और उसके अंदर ये है कि जब गृहस्थ आश्रम के बाद जब बच्चे पूरे स्टैंड हो जाए, वेल सेटल हो जाए, तो हमें समाज की सेवा या राष्ट्र की सेवा में जाना चाहिए। ऐसा मान के मैं इस सेवा के लिए आया। तो आपने एकल अभियान को चुना, ऐसे में सेवा के तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, आप समाज सेवा आपको करनी थी, बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास होंगे, तो एकल अभियान ही क्यों? नहीं, एक्चुअली मेरे साथ क्या हुआ कि ना, रिटायरमेंट के बाद 2017 में मैं बच्चों के पास कैलिफोर्निया गया था। दोनों बच्चे मेरे, दोनों बेटे वहाँ सेटल्ड हैं कैलिफोर्निया में। और क्योंकि रिटायरमेंट से पहले तो छुट्टी मिलती नहीं थी, रिटायरमेंट के बाद ये सोचा कि कुछ टाइम बच्चों के साथ बिताया जाए। तो वहाँ पे मामा जी भी आए हुए थे हमारे, और उनसे मेरी चर्चा हो रही थी कि ये जो है ना, कोई सेवा के प्रकल्प में जाना है, और वो सेवा का प्रकल्प जो है एजुकेशन में हो। क्योंकि मेरी एक रुचि थी कि अगर बच्चों को एजुकेशन दी जाए तो और कोई चीज की जरूरत नहीं रह जाती। शिक्षा से बड़ा दान कोई दान नहीं है, ऐसा मेरा मानना रहा है। तो उन्होंने बताया कि एक एकल ऐसी एक संस्था है, और क्योंकि वो इस समाज सेवा में बहुत रहे हैं और अभी भी हैं, तो उन्होंने कहा कि सेवा जो है एक बहुत ये एकल जो है वो बहुत एक अच्छा संस्था है, और उसमें मैं इंट्रोड्यूस करा सकता हूँ आपको। तो जब हम इंडिया आए तो उन्होंने एकल को मेरे को इंट्रोड्यूस कराया। वो वहाँ पे श्री बजरंग लाल बागड़ा जी थे उस टाइम, और उनको उन्होंने, वो घर पे आए और इतनी अच्छी तरीके से मिले, और फिर उन्होंने एकल के बारे में बताया, वेबसाइट भी दिखाई, और फिर उन्होंने मेरे को भारत लोक शिक्षा परिषद में श्री नंद किशोर अग्रवाल जी से इंट्रोड्यूस किया। तो इस तरीके से मैं भारत लोक शिक्षा परिषद एकल में आ गया जी। ये मेरा एकल में आने का उद्देश्य रहा, या एकल में आने का एक रास्ता बना। बिल्कुल राजीव जी, आप बीएलएसपी के राष्ट्रीय महामंत्री हैं और एकल अभियान का ही हिस्सा है बीएलएसपी। तो बीएलएसपी की वजह से कितना सुधार शिक्षा में आया है, और एकल विद्यालय जिस तरीके से काम कर रहा है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये समझता हूँ कि जो एकल काम कर रहा है, विशेष रूप से शिक्षा के प्रकल्प में, ये मेरा ख्याल विश्व की एक अनूठी और सबसे बड़ी संस्था है जो शिक्षा के अंदर इस तरह का कार्य करे। अगर मैं कहूँ कि ये सर्वश्रेष्ठ है तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये गलत नहीं होगा। क्योंकि आज 1 लाख विद्यालय से भी ज्यादा एकल विद्यालय चल रहे हैं। सरकारी जो संस्थाएं हैं, सरकारी जो विद्यालय हैं, वो एक पैटर्न पे चलते हैं, लेकिन शिक्षा नीति के अनुसार अभी तक नैतिक शिक्षा के ऊपर कोई जोर नहीं दिया गया। हमारे यहाँ पे अर्थमेटिक के ऊपर बहुत जोर दिया जाता था, वो सरकारी शिक्षा पद्धति में उतना जोर नहीं। तो जो 7 विषय में एकल ज्ञान दे रहा है, साथ ही साथ अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए जो ज्ञान देता है शिक्षा विद्यालयों में, और जो एक तरीका है पढ़ाने का
कि खेल कूद के माध्यम से, गीत के माध्यम से, उसके एक कहानी के माध्यम से, वो शिक्षा पद्धति जो विवेकानंद जी ने दी थी, वो किसी भी सरकारी क्या पूरे विश्व में संस्था की इस तरह की कोई पद्धति, शिक्षा पद्धति हो। साथ ही साथ आज के समय में जबकि लोग जो है, बच्चे जो हैं, वो माँ बाप को इतना मान नहीं देते। हमारी जो एक परंपरा रही है कि सुबह सरस्वती पूजा करना या खाने से पहले एक मंत्र पढ़ना या जमीन पे बैठ के ठीक से भोजन करना, इस तरह से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। और जो समाज के लिए क्या कहते हैं, समाज में कुरीतियां आ गई है, जैसे शराब पीना और इस तरह की बहुत सारी कुरीतियां बढ़ती जा रही है। उन सबको दूर करने के लिए जो नैतिक शिक्षा में इस तरह का बच्चों को पढ़ाया जाता है, तो वो जो चीज है वो एकल में है। इस वजह से मैं समझता हूँ कि एकल जो है आज 1 लाख गांव में तो परिवारों को, पूरे सभी परिवारों को ठीक रखने में सक्षम हो सका है। और एकल जो है, जो शिक्षा पद्धति है, वो चीजों को दूसरों से अलग करती है। राजीव जी, बीएलएसपी के बारे में अगर मैं आपसे जानकारी लेना चाहूँ, जो दर्शक हमें सुन रहे हैं, जो दर्शक हमें देख रहे हैं, अगर वो बीएलएसपी के साथ जुड़ना चाहते हैं तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे और कैसे वो बीएलएसपी से जुड़ सकते हैं? आजकल जो भी मॉडर्न सिस्टम्स हैं, जैसे कि सोशल मीडिया है, वेबसाइट है, इवन फिजिकल हमारा ये जो एकल भवन है जहाँ पे कि हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है, तो कई सारे माध्यम हैं। तो उसके अंदर सबसे आसान माध्यम तो घर में बैठ के, वेबसाइट में भी अगर आप देखेंगे तो डोनर की तरह भी, और जो अगर सेवा करना चाहते हैं तो वो सेवा के लिए भी वो यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सारे फ़ोन नंबर्स भी हैं और वेबसाइट भी अवेलेबल है, उस पर भी देख सकते हैं, सारी चीज़ें उसमें अवेलेबल है। तो वो भारत लोक शिक्षा परिषद को कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर वो व्हाट्सएप भी कर देंगे तो हम लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से वो भारत लोक शिक्षा परिषद से जुड़ सकते हैं, दोनों तरीके से। जी राजीव जी, अभी तक के सफर के बारे में अगर मैं आपसे जानकारी लेना चाहूँ, कोई एक ऐसा पल जो आप कभी नहीं भूल सकते? बैंकिंग के अंदर या एकल के अंदर, एकल अभियान के साथ मैं बहुत सारे पल ऐसे आए हैं। अभी करीब करीब 6 साल हो गए हैं एकल के साथ जुड़े हुए, और दिल को छूने वाले पल तो बहुत आए हैं, लेकिन एक जो खास हमारे लिए बहुत अच्छा एक सेलिब्रेशन हुआ, ABPM हुई थी, अखिल भारतीय परिषद जो थी, प्रतिनिधि मंडल, अखिल भारतीय प्रतिनिधि मंडल में प्रोग्राम हुआ था जहाँ पे कि पूरे देश से प्रतिनिधि आए थे, और छतरपुर दिल्ली के अंदर उनका प्रोग्राम रखा गया था 2 दिन का। उसके अंदर चांस की बात है कि मेरा हमारा जो एनिवर्सरी है, वेडिंग एनिवर्सरी, वो पड़ गई थी, और जो संस्थापक सदस्य हैं श्री श्याम जी गुप्त, माननीय श्याम जी गुप्त ने विशेष रूप से उसका एक स्टेज पे सेलिब्रेशन किया, हम लोगों को आशीर्वाद दिया, और जब हॉल में इतने लोग आपका वेडिंग सेलिब्रेशन कर रहे हो तो ये दिल को छूने वाली बात है। राजीव जी, बैंकिंग आपका कल था और एकल आपका आज है। एकल अभियान की ऐसी कौन सी चीज थी जिसने आपको प्रेरणा दी और आप इसी में रम कर रह गए हैं, आप इसी के साथ जुड़े रहना चाहते हैं? आपने बिल्कुल ठीक कहा। बैंक मेरा कल था, एकल मेरा आज है। एकल के अंदर कई चीजों ने मेरे को प्रभावित किया, खास तौर से 3 चीजों। एक तो एकल में जो विचारधारा है उसने, दूसरा जो कार्यकर्ता और समिति के सदस्यों का प्रेम भाव है वो, और तीसरा कि जो नगर संगठन में कार्यरत है सदस्य,
वो जो निस्वार्थ भाव से लगे हुए हैं, वो उनका जो भाव है सेवा का भाव है, जबकि वो हर तरीके से सक्षम है लेकिन निस्वार्थ है जो कार्य कर रहे हैं सेवा का। ये 3 चीजें मेरे मन को, मन मस्तिष्क को बहुत ही प्रभावित करती है। विचारधारा अगर मैं लेता हूँ विचारधारा के बारे में, तो हमारे माननीय श्याम जी गुप्त, जिन्होंने कई बातें सिखाई हैं, उसमें से उनकी एक मेन विचारधारा जो मेरे को अफेक्ट करती है कि पैर में चक्कर, मुंह में शक्कर, दिल में आग और मन में, मस्तिष्क में धैर्य, ठहराव। तो ये जो चीज है, ये इतनी बड़ी विचारधारा है कि आपको जीवन में कुछ भी करना है, वो आदमी कभी जो है ना फेल नहीं हो सकता उसमें। ये जो चीज है, ये बहुत बड़ी चीज है। फिर कहते हैं सेवा से संपर्क, संपर्क से संगठन और संगठन से सशक्तिकरण। इस तरीके से उनके बहुत सारे विचार हैं, और विचार तो बहुतों में होते हैं, शब्द तो बहुतों के पास होते हैं, लेकिन माननीय श्याम जी गुप्त का जो जीवन दर्शन है, जो उन्होंने जिस तरीके से अपना जीवन न्यौछावर कर दिया देश के लिए। हमने सुभाष चंद्र बोस को नहीं देखा है, हमने भगत सिंह जी को नहीं देखा है, हमने सरदार पटेल जी को नहीं देखा है, बाबा आमटे को नहीं देखा है। बहुत सारे ऐसे विचारक जिन्होंने कार्य करे हैं, समाज सेवा करी है, उनको हमने नहीं देखा है, लेकिन हमने श्याम जी को देखा है। मेरे को ऐसा लगता है श्याम जी जो है उनके समकक्ष है। देश को उन्होंने, जो दूसरे लोग थे, या तो समाज सुधार करा, दयानंद सरस्वती है, विवेकानंद है, और ये इन्होंने जो है देश को आजाद होने के बाद जो तपस्या की है, वो भी समकक्ष है उनके। तो ये विचारधारा ही नहीं, उनका जीवन दर्शन भी बहुत गहरा प्रभाव डालता है हम, खास तौर से मेरे ऊपर। दूसरा जो मैंने बात कही कि ये जो प्रेम भाव है कार्यकर्ताओं का, तो कार्यकर्ता जो है जब हम प्रवास पे जाते हैं, हम लोगों ने, मैंने और मेरी पत्नी ने, हमने इकट्ठे प्रवास करने का मनाया हुआ है, और हम लोग मेरा ख्याल बहुत सारी स्टेट्स के संभागों में गए हैं, करीब करीब सभी संभागों में स्टेट्स के गए हैं, जैसे कि हिमाचल है, उत्तर प्रदेश है, झारखंड है, गुजरात है, जम्मू है, कश्मीर है, बहुत सारी जगह है। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। कश्मीर में हम लोग गए, वहाँ पे जिलानी जी थे संच प्रमुख, और एक नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, अंचल प्रमुख थे, वो हमें स्कूल में लेके गए, और वहाँ पे आचार्यों ने इतनी अच्छी तरीके से हमारा स्वागत किया, अपने परिवार से मिलाया, हमें अखरोट और पता नहीं क्या क्या नाश्ता कराया, अपनी किचन तक लेके गए, और उन लोगों ने कहा कि ना हम तो एकल के ही हैं, 7 वर्षों से वो ग्रेजुएट हैं दोनों बच्चियां, और वो एकल में ही रमी हुई है, और गांव वाले उनको कहते हैं कि भाई आप जो है ना शादी के बाद भी कोई भी टीचिंग जॉब ज्वाइन करो, लेकिन एकल को जरूर चलाओ साथ में। और वहाँ ये देखने को मिला कि भाई कश्मीर में भी, जहाँ की पूरा कल्चर टोटली डिफरेंट होता है, और वो लोग भी क्या कहते हैं इसमें जुड़े हुए, जम्मू में, हिमाचल में, सब जगह इस तरह का बहुत बड़े बड़े एक्सपीरियंसेस हुए। सारा टाइम उस पर लगाना मुश्किल होगा। तो ये, और फिर उन्होंने हमारे को जिस प्रेम भाव से लिया, परिवारों में मिलाया, शाम को भजन संध्या करी, समिति के घरों में हम गए, कार्यकर्ताओं के घरों में हम गए, तो वो जो चीज थी वो एक अलग ही अनुभव है। मैं समझता हूँ कि रिश्तेदारों में हम जाते हैं तो कहीं ना कहीं स्वार्थ जैसा शब्द आ जाता है बीच में,
कहीं ना कहीं कंपैरिजन आ जाता है, कंपटीशन आ जाता है, लेकिन वो चीज जो है कार्यकर्ताओं में नहीं। और जो तीसरा है निस्वार्थ भाव, जो मैंने देखा कि श्याम जी कहते हैं नगर और गांव के लिए एकल एक सेतु का काम कर, तो क्यों लगे हुए हैं ये सिटी वाले, क्यों ये इतने सारे लोग नगर के स्कूल चलाने में लगे हुए हैं, पैसा इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, पूरा इसके लिए एकल में डिवोटेड है। तो कुछ ना कुछ तो है, कुछ ना कुछ मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत ऐसी चीज है जो कि आत्मिक है, जो हमारी समझ से भी परे है कि ये एकल कुछ ऐसी चीज है, और जो आ जाता है वो जाता ही नहीं है। हमारे लक्ष्मी जी हैं जो BLSP के संस्थापक हैं, वो कहते हैं सब कार्य करते हैं, कोई पोस्ट नहीं है, दायित्व जो है सिर्फ इसलिए है कि वो उसका कर्तव्य निर्वाह करे, लेकिन पोस्ट कोई नहीं है। दान मांगने के लिए जो बड़े बड़े सेठ लोग हैं जो खुद से करोड़ों रुपया दे सकते हैं, वो दूसरों से दान मांग रहे हैं नगर के अंदर, सिटी के अंदर, दिल्ली जैसे शहर में जहां पे कि स्वार्थ ही स्वार्थ भरा हुआ है। तो ऐसे वो कहते हैं कि हमारे GD गोयल जी ये कहते हैं कि दान वही दे सकता है, उसके लिए 3 कंडीशन चाहिए। उसमें सामर्थ्य होनी चाहिए, सामर्थ्य है लेकिन दे नहीं सकता क्योंकि श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा है, सामर्थ्य भी है, लेकिन भगवान की कृपा नहीं होगी तो वो दान नहीं दे सकता। अगर भगवान की कृपा होगी तभी वो दान दे सकता है। तो ये जो चीजें हैं, ये जो इनके विचार है, ये जो इनका जीवन है, जो वो दिखा रहे हैं, उनके जीवन की शैली दिखा रहे हैं कार्य की, ये एक बहुत बड़ा संदेश है हमारे लिए। और यही जब हम घुस के देखते हैं एकल में तो हम इससे बच नहीं पाते, इसके भंवर में या इसके प्यार में डूब जाते हैं। बिल्कुल राजीव जी, अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि जो एकल भारत के हमारे दर्शक हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहते हैं, तो क्या कहेंगे आप? मैं तो एक ही बात कहूँगा, ये ईश्वरीय कार्य, एकल का कार्य ईश्वरीय कार्य है, इससे जरूर जुड़े। देश प्रेमियों को मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप एकल से जुड़े और देश के उत्थान में सहयोगी बने, राष्ट्र निर्माण में सहयोगी बने। आज हम 1 लाख गाँव में मौजूद हैं, कोरोना के टाइम में 4 लाख गाँव में मौजूद थे और 6,40,000 के करीब अब गाँव हैं। अगर अब CSR का फंड और दूसरे जो चीजें हैं, अपना जो शक्ति है, धन से, मन से, तन से, अगर एकल को देंगे तो राष्ट्र जो है 2047 में डेवलप कंट्री की कैटेगरी में नहीं आएगा, 2036 के अंदर ही आ जाएगा। जो आज हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि 2047 में हमारा देश डेवलप कंट्री की कैटेगरी में आए, वो 2036 में आप ला सकते हैं, बशर्ते आप एकल से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका राजीव जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए। तो स्पॉटलाइट के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हम फिर से हाजिर होंगे और आपको मिलवाएंगे एक दूसरे व्यक्तित्व के साथ। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए और इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। इसी के साथ एकल भारत के चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। नमस्कार।